नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपनी यहाँ पे सीरीज रहने वाली है वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 40। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लेता कि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। दोस्तों, अपन ने जो 9,999 क्वेश्चंस का यहाँ पे चला रखा है उसका पार्ट नंबर यहाँ पे 40 रहेगा। और क्लास को शुरू करने से पहले सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर भी करते हैं और लाइक भी करते हैं, फिर अपन यहाँ पे क्लास को लगातार यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपकी जो तैयारी है उसको यहाँ पे और भी मजबूत और शानदार बनाने के लिए जो अपन यहाँ पे लगातार क्लासें ले रहे हैं, जिससे आपको यहाँ पे अच्छी आपकी तैयारी यहाँ पे हो सकेगी। तो आप क्लास को शेयर और लाइक कर दें और क्लास को आप कंटिन्यू ले, आपके लिए यहाँ पे प्ले लिस्ट बना के भी डाल दी गई है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे 40 रहेगा सीरीज। और यहाँ पे जो क्वेश्चन देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है 40 का। वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे द्वितीयक वायु के लक्षण क्या है, यानी सिम्टम्स ऑफ सेकेंड विंड के अपन बात कर रहे हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों, यहाँ पे सेकेंड विंड की बात कर रहे हैं, द्वितीयक वायु की बात कर रहे हैं, तो उसके यहाँ पे सिम्टम्स क्या रहने वाले हैं, यानी छाती और मांसपेशियों में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, त्वचा पीली होती है, ये उपरोक्त सभी दोस्त जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहले आते ही क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन लगातार क्लास को लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सेकेंड विंड होती है, द्वितीयक वायु जिसे अपन बोलते हैं। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का, तो वो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहने वाला है। यानी जो द्वितीय वायु होती है, बेचैनी महसूस होती है, उसके बीच में है दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा, इसके मांसपेशियों में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, यहाँ पे साथ ही में जो त्वचा होती है वो पीली पड़ जाती है। और उसमें क्या है, 2 O2 की कमी यहाँ पे अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिए गए हैं। तो फैक्ट क्या दिए गए दोस्तों यहाँ पे कि लैक्टिक अम्ल व्यायाम के बाद लगभग 60 मिनट में समाप्त होता है। यानी जो दुग्ध अम्ल जिसे अपन बोलते हैं, लैक्टिक अम्ल क्या होता है दोस्तों यहाँ पे 60 मिनट के अंदर यहाँ पे समाप्त होता है। कोई भी एक्सरसाइज या व्यायाम के बाद तो उसको धीरे धीरे कंट्रोल होने में टाइम लगता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मायोग्लोबिन ऑक्सीजन संग्रह में सहायक होता है। जो मायोग्लोबिन है वो ये ऑक्सीजन को क्या करता है, संग्रह करने में यहाँ पे सहायक होता है। दोनों फैक्ट भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किसने किया था, यानी हु कॉइन्ड द टर्म ऑफ ऑक्सीजन डेप्थ की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन डेप्थ जिसे अपन ऑक्सीजन कर्ज के नाम से जानते हैं, तो उसका आविष्कार किसने किया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन कर्ज में क्या होता है कि जो अपन एक्सरसाइज कर लेते हैं, कोई भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, उस एक्टिविटीज़ के बाद में दोस्तों यहाँ पे अपन रेस्ट टाइम के अंदर वापस से जो अपनी ऊर्जा खत्म हुई है, यानी उस ऊर्जा और साथ में जो लैक्टिक अम्ल जम गया है उसको हटाने के लिए अपन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अपन ग्रहण करते हैं शरीर में, तो वो यहाँ पे ऑक्सीजन कर्ज के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों एवी हिल, जिसे अपन अर्थिवोल्ड हिल के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, जिसने 1922 के अंदर दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन कर्ज शब्द का यहाँ पे आविष्कार किया था। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, फैक्ट दिया गया है कि ऑक्सीजन कर्ज व्यायाम के बाद अतिरिक्त ऑक्सीजन की खपत है। व्यायाम के बाद है वो यहाँ पे अतिरिक्त ऑक्सीजन की क्या होती है, खपत होती है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन कर्ज के नाम से जानते हैं। ये लैक्टिक अम्ल को क्या करती है, हटाने का में सहायक होती है। जो दुग्ध अम्ल होता है दोस्तों, जिससे अपन क्या आ जाती है, थकान आ जाती है दुग्ध अम्ल की बाद में, तो उसको हटाने के लिए है यहाँ पे अतिरिक्त ऑक्सीजन अपन क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खपत करते हैं, जिससे है वो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल हट जाता है और अपने यहाँ पे थकान दूर हो जाती है। नेक्स्ट और आगे देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी मिलती है। दोस्तों, 1 ग्राम प्रोटीन की अपन बात कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे कितनी कैलोरी मिलेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 के अंदर बताना है। और जितने भी दोस्त जुड़ जाते हैं, सबसे पहले आते ही क्लास को शेयर और लाइक कर दे, वो अपने को यहाँ पे सबसे पहले करना है, फिर अपन यहाँ पे क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 1 ग्राम प्रोटीन में देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1 ग्राम प्रोटीन में अपने को जो ऊर्जा मिलेगी वो यहाँ पे 4 कैलोरी यहाँ पे मिलने वाली है। साथ ही में अगर देखें तो 4.1 कैलोरी तक यहाँ पे इससे ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा मिलेगी, 4, या फिर इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखे तो 4 रहेगा, वैसे अगर देखें तो 4.1 कैलोरी इसको यहाँ पे मिल जाती है। फैक्ट देखे दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। तो फैक्ट क्या दिए गए हैं कि 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो भी यहाँ पे 4 कैलोरी मिलेगी, और यहाँ पे वसा की बात करें तो 9.1 कैलोरी मिलेगी। प्रोटीन के अंतिम उत्पाद को अपन अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो यहाँ पे अमीनो एसिड होते हैं। तो यहाँ पे 10 + 10 अगर देखें तो 20 क्या
20 अगर अमीनो एसिड हो जाते हैं तो यहाँ पे कितनी में एक प्रोटीन यहाँ पे बन जाती है। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा देखें सबसे ज़्यादा तो वो 82 मिलती है, 9.1 किलो कैलोरी मिल जाती है, और कार्बोहाइड्रेट और प्लस यहाँ पे प्रोटीन से 4.1 कैलोरी यहाँ पे मिल जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है, योग सूत्र के लेखक कौन है। दोस्तों यहाँ पे योग सूत्र के लेखक है वो कौन है, वो इनको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि, कपिल मुनि, स्वामी विवेकानंद। क्लास को भी सभी दोस्त शेयर भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 के अंदर बताना दोस्तों आपको, योग सूत्र के लेखक कौन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों महर्षि पतंजलि है, वो यहाँ पे योग सूत्र के यहाँ पे लेखक रहेंगे। साथ ही में दोस्तों इसके द्वारा है वो यहाँ पे क्या, कौन सा योग, तो जिसे अपन अष्टांग योग के नाम से जानते हैं, अष्टांग योग है वो इनके द्वारा यहाँ पे दिया गया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि योग सूत्र प्राचीन योग ग्रंथ है, इसमें अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। जो अपन अब प्रेजेंट में जो अष्टांग योग देखते हैं तो वो किससे, योग सूत्र से लिया गया है, ध्यान रखना है, योग सूत्र ग्रंथ से लिया गया है। और जो इस चीज़ के लेखक हैं वो यहाँ पे महर्षि पतंजलि यहाँ पे रहने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे प्रति वर्ष यहाँ पे 21 जून को है वो विश्व योग दिवस मनाया जाता है, तो ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है, निम्न में से प्राणायाम नहीं है। दोस्तों प्राणायाम के बारे में बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे कौन सा प्राणायाम यहाँ पे नहीं है वो बताना है अपने को। यहाँ पे उज्जाई, कुंजल, अनुलोम विलोम या कपालभाति, कौन सा इसमें से यहाँ पे प्राणायाम का भाग नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बताना है आपको, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि कौन सा यहाँ पे प्राणायाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है कि दोस्तों यहाँ पे नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति ये क्या होती है, तो ये सठ क्रम के अंदर यहाँ पे सठ क्रम के अंदर यहाँ पे आती है। बल्कि ये प्राणायाम में यहाँ पे उज्जय प्राणायाम, कुंजल प्राणायाम, अनुलोम विलोम यहाँ पे प्राणायाम से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो कब फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे प्राणायाम प्राण प्लस आयाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, और प्राण के भी है वो 5 भाग होते हैं, जिसमें प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के रूप में जाना जाता है। तो प्राण भी कितने प्रकार के होंगे, 5 प्रकार के, जिसमें प्राण हो गया, अपान, सम्मान, उदान और व्यान यहाँ पे रहने वाला है। और प्राणायाम में 2 शब्दों से प्राण प्लस आयाम, ये 2 शब्दों से मिलकर यहाँ प्राणायाम बना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि भारत में कैंप लगाने का सर्वोत्तम मौसम कौन सा होता है। दोस्तों अपन कैंपिंग की बात कर रहे हैं, और कैंपिंग का सर्वोत्तम यहाँ पे बेस्ट सीजन है वो कौन सा रहने वाला है, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या फिर वर्षा ऋतु। कैंपिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 के अंदर बताना दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों अगर कैंप की बात करें भारत के अंदर, तो यहाँ पे बसंत का जो मौसम होता है यानी स्प्रिंग यहाँ पे सेशन रहती है वो सबसे यहाँ पे अच्छा रहता है, जो लगभग मार्च अप्रैल का यहाँ पे मंथ रहने वाला है, जिसमें माघ माह के आसपास यहाँ पे सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे बसंत सबसे सही आंसर रहेगा। साथ ही में दोस्तों शिविर अनुशासन कठोर होता है, शिविर के अंदर जो अनुशासन होता है, डिसिप्लिन, वो यहाँ पे कठोर होता है। अब देखिए दोस्तों साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कैंप का उद्देश्य मनोरंजन व अनुभव प्राप्त करना होता है, यानी दोनों ही होते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो मनोरंजन, रिक्रिएशन भी रहेगा, और यहाँ पे एक्सपीरियंस डेवलपमेंट यहाँ पे रहने वाला है। क्लास को शेयर ज़्यादा ज़्यादा करें दोस्तों, जुड़ जाते हैं, सबसे पहले आते ही शेयर और लाइक कर दे क्लास को। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कैंप लगाने के लिए आवश्यक है, कैंप लगाने के क्या अपने को यहाँ पे नेसेसरी होने वाला है वो बताना है। कैंप लगाने के लिए अपन को क्या चाहिए, लंबी अवधि का हो, उद्देश्यपूर्ण हो, नगर के समीप हो या सीमित लोग हो, क्या चाहिए दोस्तों अपने वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कैंप लगाने के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पे लंबी अवधि का कैंप होता है वो यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता है, यानी फिक्स टाइम, यानी जैसे 2 दिन, 5 दिन या 7 दिन कैंप अच्छा रहता है। साथ ही में देखिए दोस्तों नगर के समीप किसी टाउन या कस्बे के नियर बाई नहीं होना चाहिए। सीमित लोग, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर और भी लोग यहाँ पे रहते हैं,
तो इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। कैंप कैसा होना चाहिए, तो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, पर्पजफुल होना चाहिए, उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए अपन कैंप लगा रहे हैं वो अपने को यहाँ पे प्राप्त हुआ है कि नहीं, कि यानी बच्चों को अगर सिखा रहे हैं तो कुछ नॉलेज मिला है कि नहीं, या किसी खेल से संबंधित कैंप लगा रहे हैं तो वो भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है कि नहीं, तो वो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन फैक्ट क्या दिया गया है कि शिविर की योजना प्रबंध समिति बनाती है। जो शिविर की प्लानिंग है वो यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी बनाती है, प्रबंध समिति बनाती है। साथ ही में दोस्तों अगर देखे जाए तो यहाँ पे गतिविधियों का निरीक्षण संचालन करता है, गतिविधियों का निरीक्षण संचालक करता है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है इन एक्टिविटीज़ का क्या होता है, कंट्रोलर है वो यहाँ पे, निरीक्षण है वो संचालक कोऑर्डिनेशन के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि शवासन के लाभ क्या है, बेनिफिट्स ऑफ, यहाँ पे शवासन की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों शवासन दो शब्दों से यहाँ पे शव प्लस आसन से मिलकर बना है। तो शवासन में शव का अर्थ होता है यहाँ पे मृत व्यक्ति के समान, यानी जो मृत व्यक्ति डेड होता है उसके समान यहाँ पे अपने शरीर दिखाई देता है। तो श्वसन के क्या लाभ हो गए, श्वसन तंत्र सुधारना, पाचन तंत्र सुधारना, या फिर शीतलन प्रदान करना, या एकाग्रता। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 के अंदर बताना दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे श्वसन में क्या किया जाता है, शीतलता प्रदान की जाती है। पूरा शरीर है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिलैक्स पोजीशन के अंदर चला जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई श्वसन तंत्र से रिलेटेड, पाचन तंत्र से और एकाग्रता से संबंधित कोई भी यहाँ पे क्रिया नहीं की जाती है, बल्कि एकदम यहाँ पे डेड बॉडी के समान अपन शरीर को यहाँ पे छोड़ देते हैं, जिससे यहाँ पे शीतलता प्रदान यहाँ पे होती है। फैक्ट भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिए गए हैं, तो फैक्ट है कि सभी आसनों के बाद श्वसन किया जाता है। जितने भी आसन अपन करते हैं, चाहे कोई सा भी आसन कर लो, चक्रासन या फिर सही सर्वांगासन, शीर्षासन, मयूरासन, कोई सा भी आसन कर लो, उसके लास्ट में अपने को अनिवार्यतः क्या करना पड़ता है, तो अनिवार्यतः अगर देखें तो यहाँ पे श्वसन अपने को यहाँ पे करना ही पड़ता है। और भोजन के बाद एकमात्र आसन है जो भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं, वो यहाँ पे वज्रासन यहाँ पे रहने वाला है। दोनों ही फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों, क्लास को भी शेयर करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, टूटी फूटी मांसपेशियों की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे रिपेयरिंग डैमेज मसल्स के लिए अपने को क्या यहाँ पे आवश्यक होता है वो बताना है, प्रोटीन, खनिज, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों यहाँ पे डैमेज मसल्स रिपेयर के लिए है अपने को यहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रोटीन की, मिनरल्स, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का वो रहने वाला है कि प्रोटीन होते हैं जिसे अपन बॉडी बिल्डअप आर के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोटीन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिपेयर ऑफ मसल्स है वो यहाँ पे करते हैं, ये अपने को ध्यान रहे। और ये है यहाँ पे बॉडी बिल्डअप मसल्स आर के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट भी देगा दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन उत्तकों के निर्माण व मरम्मत में सहायक होते हैं। जो टिश्यू होते हैं उनके यहाँ पे रिपेयर और यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, निर्माण करने के लिए भी यहाँ पे प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और प्रोटीन अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण के खंड होते हैं। यानी प्रोटीन किससे बनता है, तो अमीनो एसिड से बनता है। और अमीनो एसिड कितने होते हैं दोस्तों, 10 + 10 मिला के अगर 20 अमीनो एसिड हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, तो एक प्रोटीन यहाँ पे बन के आ जाता है। तो अपने को ध्यान रखना 20 अमीनो एसिड मिलके हैं एक प्रोटीन का यहाँ पे निर्माण करते हैं। और एक प्रोटीन से अपने को कितनी ऊर्जा मिलती है दोस्तों यहाँ पे, तो एक प्रोटीन से अपने को यहाँ पे 4.1 किलो कैलोरी यहाँ पे ऊर्जा मिलती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेशन है कि खेल की परिभाषा खेल स्वैच्छिक तथा स्वयं द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, किसने दी है। यह परिभाषा अपने को बतानी है दोस्तों कि खेल की परिभाषा क्या है, कि खेल क्या है, एक स्वैच्छिक क्रिया है और स्वयं द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, तो उसे खेल कहते हैं, यानी स्पोर्ट कहते हैं। तो ये किसके द्वारा दी गई है, रोज, स्टर्न, लेजारस, सेम मैकडॉवल। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे खेल एक स्वैच्छिक और स्वयं के द्वारा की जाने वाली क्रिया रहेगी। तो यहाँ पे स्टर्न महोदय के द्वारा है यहाँ पे ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आंसर रहने वाला है। फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे खेल स्वैच्छिक गतिविधि है। ये क्या करती है दोस्तों यहाँ पे स्वैच्छिक के अंदर, ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक होती है। यानी फिजिकल, मेंटल और यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट के लिए भी है, यहाँ पे खेल अनिवार्य थे, यहाँ पे खेला जाना चाहिए। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें अभी तक एक बार भी ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया है? वो अपने यहाँ पे बताना है। एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यहाँ पे क्या किया गया है, एक भी यहाँ पे ओलंपिक का आयोजन यहाँ पे नहीं किया गया है। अब दोस्तों फैक्ट देखिए, फैक्ट भी आपको बता दूं मैं। तो फैक्ट क्या है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत यहाँ पे 1896 में हुई थी, जो पहला ओलंपिक यहाँ पे एथेंस ग्रीस के अंदर यहाँ पे आयोजित किया गया था। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ओलंपिक आयोजित हो चुके हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में भी क्या किया जा चुका है, तो यहाँ पे ओलंपिक का आयोजन किया जा चुका है। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना। साथ ही में अंटार्कटिका महाद्वीप में यहाँ पे जनशून्य महाद्वीप है, उसमें यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ओलंपिक नहीं हुआ है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, पाठ्य योजना के भाग है। दोस्तों यहाँ पे लेसन प्लान के अपने को यहाँ पे पार्ट पूछे गए हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब लेसन प्लान दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार की होती है, एक जनरल लेसन प्लान होता है और यहाँ पे एक स्पेसिफिक लेसन प्लान होता है। तो यहाँ पे पाठ्य योजना के भाग पूछे गए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे असेंबली, प्रोफिशनली यानी एक्सरसाइज, स्किल प्रैक्टिस या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बताना दोस्तों आपको, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, पाठ्य योजना होती है उसमें सबसे पहले अपन आते ही असेंबली करते हैं, फिर अपन एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं, चाहे वो जनरल हो स्पेसिफिक हो, फिर स्किल प्रैक्टिस करवाते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही इसका आंसर रहेगा। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि पाठ्य योजना शिक्षण को व्यवस्थित और प्रभावी बनाती है। पाठ्य योजना का मकसद क्या होता है, तो जो अपन टीचिंग करवा रहे हैं वो यहाँ पे क्या रहेगा, व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक रहने वाला है और इफेक्टिव रहने वाला है, प्रभावी रहने वाला है, जिससे अपन क्या करते हैं, अच्छे से यहाँ पे टीचिंग कर पाएँ, अच्छी स्किल को अपन क्या कर पाते हैं, सीख पाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा अपना, पाठ्य योजना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे पाठ्य योजना के मुख्य तत्व अपने को यहाँ पे बताने हैं, कौन कौन से यहाँ पे रहने वाले हैं, यानी मेन एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लान है वो कौन से रहेंगे। पाठ्य वस्तु के तत्व, सहायक सामग्री, विधि एवं प्रविधि है, उपरोक्त सभी। तो लेसन प्लान की अगर फैक्टर एलिमेंट्स की बात करें तो वो कंटेंट एलिमेंट्स भी चाहिए अपने को, पाठ्य वस्तु के तत्व जैसे अपन सिखाना चाहते हैं, सहायक सामग्री उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं उससे रिलेटेड सामग्री भी चाहिए, विधि और प्रविधि मेथड एंड टेक्निक्स होती है दोस्तों यहाँ पे। विधि जिसे अपन मेथड कहते हैं, प्रविधि जिसे अपन टेक्निक कहते हैं, तो वो भी अपन क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो इसका उपरोक्त सभी सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। फैक्ट क्या दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि एक अच्छी पाठ्य योजना में उद्देश्य, सामग्री, विधि और मूल्यांकन शामिल होते हैं। यानी एक अच्छी लेसन प्लान होता है उसमें क्या क्या चाहिए, तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए जो अपन सिखाना चाहते हैं, साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे सामग्री जो कंटेंट होना चाहिए क्या सिखा रहे हैं, साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे विधि किस विधि के द्वारा, मेथड के द्वारा सिखा रहे हैं, और लास्ट में ये मूल्यांकन करना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए कि अपन जो सिखा रहे हैं वो प्राप्त किया गया है या नहीं किया गया है। तो इस प्रकार है वो यहाँ पे, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने चाहिए। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 रहने वाला है, निम्न में से पाठ्य योजना का भाग नहीं है। नहीं है पूछा गया है दोस्तों अपने को यहाँ पे, वो बताना है कि लेसन प्लान का यहाँ पे कौन सा पार्ट यहाँ पे नहीं है। स्पष्टीकरण, रिविजन, प्रैक्टिस या फिर प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो कौन सा यहाँ पे पाठ्य योजना का भाग नहीं है, स्पष्टीकरण है, पुनरावृत्ति है, अभ्यास है या प्रस्तुतिकरण है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पाठ्य योजना का जो भाग नहीं है वो अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जिसे अपन स्पष्टीकरण के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, वो इसका भाग नहीं है। साथ ही में दोस्तों देखे जाए तो यहाँ पे रिवीजन के तौर पर, अभ्यास प्रैक्टिस के तौर पर, और यहाँ पे प्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रस्तुतिकरण के तौर पर अपन क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे पाठ्य योजना के अंदर यहाँ पे शामिल करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों कि प्रस्तुतिकरण जिसे अपन किस नाम से, प्रेजेंटेशन, अभ्यास, प्रैक्टिस और पुनरावृत्ति यानी जिसे अपन रिवीजन कहते हैं, सामान्यतः पाठ्य योजना के मुख्य भाग होते हैं। ये यहाँ पे मेन होते हैं दोस्तों यहाँ पे लेसन प्लान के, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 15। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों, भारत में निरीक्षण पद्धति का आरंभ कब हुआ था। दोस्तों यहाँ पे यानी इंस्पेक्शन सिस्टम है वो यहाँ पे भारत के अंदर यहाँ पे कब किया गया था, इंस्पेक्शन सिस्टम वो अपने को यहाँ पे बताना है। किसी भी चीज़ को अपन निरीक्षण करते हैं तो वो यहाँ पे कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बताना दोस्तों आपको,
और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1854 के अंदर। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 1854, यहाँ पे 1854 में भारत में निरीक्षण पद्धति है, इंस्पेक्शन यहाँ पे सिस्टम है, तो वो यहाँ पे प्रारंभ की गई थी। किसी भी कार्य को यहाँ पे क्या किया जाता है, अचानक दोस्तों यहाँ पे अचानक आके उसका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे निरीक्षण इंस्पेक्शन किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो 1854 क्यों आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो 1854 का जो वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण था। 1854 का जो वुड डिस्पैच है, जिसे अपन शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसे अपन भारतीय शिक्षा का क्या जानते हैं, तो मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, भार प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों भार प्रशिक्षण विधि जिसे अपन वेट ट्रेनिंग मेथड के नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मेथड के नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। भार प्रशिक्षण विधि डेरिंगार्ड, फेडरिकियान, विंटर गौतम या गोस्टा उल्मर। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे भार प्रशिक्षण विधि वेट ट्रेनिंग मेथड की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, और जो सही आंसर रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 16 का वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कि फेडरिक यान के द्वारा है यहाँ पे वेट ट्रेनिंग मेथड है वो यहाँ पे प्रतिपादित की गई थी, बनाई गई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या है कि फेडरिक यान क्या थे दोस्तों, यहाँ पे जर्मन जिम्नास्टिक का जनक भी माना जाता है। फेडरिक यान को अपन क्या करते हैं, जर्मन जिम्नास्टिक का यहाँ पे जनक भी माना जाता है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पीड प्ले के नाम से कौन सी विधि जानी जाती है। दोस्तों यहाँ पे स्पीड प्ले की बात कर रहे हैं, उसमें कौन सी विधि यहाँ पे जानी जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये क्या करती है, तो यहाँ पे एंडोरेंस डेवलप करती है, सहनशीलता विकसित करती है। इसमें जो यहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे अपनी स्पीड का जो कंट्रोल है वो यहाँ पे खिलाड़ी के ऊपर रहता है। वो कभी भी यहाँ पे तेज भागता है, कभी धीरे भागता है, कभी रुक जाता है, तो यहाँ पे स्वतंत्र यहाँ पे रहता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 और सही आंसर रहेगा दोस्तों फास्ट लेग ट्रेनिंग होती है, उसे अपन स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फास्ट लेग ट्रेनिंग के अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पे फास्ट लेग शब्द है वो स्वीडिश भाषा का शब्द है, सबसे इंपॉर्टेंट तो स्वीडिश भाषा का शब्द है, जिसे अपन स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर्किट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, उसका यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड या ऑल ऑफ द अबव। सर्किट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, जिसे मॉर्गन और एडम्सन के द्वारा यहाँ पे इजाद किया गया था, बनाया गया था सर्किट ट्रेनिंग, और उसका यहाँ पे पर्पज क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बताना दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों आपको मैं बता दूं वो यहाँ पे वो एंडोरेंस रहेगा यहाँ पे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अपन एंडोरेंस डेवलप करते हैं, साथ साथ में यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड यहाँ पे डेवलप होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे एंडोरेंस यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि सर्किट ट्रेनिंग में विभिन्न स्टेशनों पर अलग अलग अभ्यास करवाए जाते हैं। जी सर्किट ट्रेनिंग में क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग स्टेशन बने हुए होते हैं, और उन पर है वो यहाँ पे कुछ समय के लिए, जैसे 5 मिनट पे इसके लिए 5 मिनट यहाँ पर, 5 मिनट यहाँ पर, और वो भी है अलग अलग, यहाँ पे दूसरी एक्सरसाइज, यहाँ पे दूसरी एक्सरसाइज, इस प्रकार अपन अलग अलग स्टेशन पे है अलग अलग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, जिससे अपने यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एंडोरेंस डेवलप यहाँ पे होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेशर ट्रेनिंग मेथड का प्रयोग सबसे पहले किस खेल में किया गया था। दोस्तों यहाँ पे प्रेशर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, उसका यहाँ पे सबसे पहले प्रयोग किस खेल में किया गया था, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या शतरंज। प्रेशर ट्रेनिंग जिसे अपन विंटर बॉटम के द्वारा यहाँ पे इजाद किया गया था दोस्तों यहाँ पे विंटर बॉटम, और यहाँ पे प्रेशर ट्रेनिंग का सबसे पहले जो कौन से खेल में प्रयोग किया गया था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 रहेगा, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल के अंदर है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले है वो प्रेशर ट्रेनिंग का यूज किया गया था, ये अपने यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रेशर ट्रेनिंग में खिलाड़ियों को दबाव की स्थिति में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया जाता है। प्रेशर ट्रेनिंग होती है, इसमें क्या किया जाता है कि खिलाड़ियों को दबाव की स्थिति में है बेहतर प्रदर्शन करने के लिए क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है कि अगर क्रिटिकल या स्ट्रेस पोजीशन होती है उसमें किस प्रकार अपने को यहाँ पे खेलना चाहिए।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों यहाँ पे, आइसोकाइनेटिक विधि के जनक कौन है। दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार की यहाँ पे विधियाँ होती है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। उसमें आइसोकाइनेटिक विधि के जनक पूछा गया है। आइसोकाइनेटिक यहाँ पे स्थिर और गतिशील विधि दोनों प्रकार की रहेगी दोस्तों, यहाँ पे स्थिर भी और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे गतिशील दोनों प्रकार की विधि होती है, उसे अपन आइसोकाइनेटिक मेथड के नाम से जानते हैं। और इसके हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों जे पेरिन है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे आइसोकाइनेटिक मेथड के यहाँ पे विधि के जनक रहने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जे पेरिन आइसोकाइनेटिक रहेगा। साथ ही में दोस्तों आइसोकाइनेटिक व्यायाम में गति स्थिर रहती है, गति क्या रहती है, स्थिर रहती है। दोनों में यहाँ पे गति स्थिर और गति यहाँ पे दोनों में रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पुस्तक के लेखक कौन है। जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, उसके यहाँ पे लेखक कौन से यहाँ पे रहने वाले हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। बीएन झा, हर्रे, बॉटम या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों डिट्रिच हर्रे है यहाँ पे, हर्रे वो इसके यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, लेखक रहने वाले हैं। जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पुस्तक के यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। तो फैक्ट क्या दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि एलपी मेटवेव पीरियोडाइजेशन सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। एलपी मेटवेव क्या है, पीरियोडाइजेशन के लिए प्रसिद्ध है। डिट्रिच हर्रे हैं वो ने प्रशिक्षण विज्ञान में महत्वपूर्ण कार्य है। जो डिट्रिच हर्रे है वो क्या है दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण विज्ञान यानी ट्रेनिंग साइंस के अंदर है, वो इंपॉर्टेंट कार्य किया है, वो अपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि कनेडियन प्रशिक्षण कितनी समय अवधि के लिए होता है। दोस्तों कनेडियन टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो कनेडियन टेस्ट है वो यहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए रहने वाला है, वो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यहाँ पे बताना है। 31 सेकंड, 32 सेकंड, 33 सेकंड या 35 सेकंड। कनेडियन टेस्ट की बात करें दोस्तों अपन, क्वेश्चन नंबर 22 और सही आंसर रहेगा दोस्तों कनेडियन टेस्ट की अगर बात करें तो वह यहाँ पे 35 सेकंड के लिए अपन कनेडियन टेस्ट यहाँ पे यूज करते हैं, खिलाड़ी के ऊपर, प्लेयर के ऊपर यहाँ पे यूज करते हैं। फैक्ट देखे दोस्तों यहाँ पे, तो फैक्ट क्या रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि कनेडियन प्रशिक्षण एक शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण है। एक क्या है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है दोस्तों यहाँ पे। टोटल इसके अंदर फिजिकल एफिशिएंसी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपन यहाँ पे यूज करते हैं, वो इसका टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्री हैंड एक्सरसाइज को क्या कहा जाता है। दोस्तों अपन फ्री हैंड एक्सरसाइज होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, सर्किट ट्रेनिंग, प्रेशर ट्रेनिंग या फिर कैलिस्थेनिक्स या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर बताना दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों अगर फ्री हैंड एक्सरसाइज होती है जिसमें किसी भी प्रकार के कोई भी उपकरण होता है दोस्तों यहाँ पे, वो उपकरण यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, तो वो फ्री हैंड एक्सरसाइज जिसे अपन कैलिस्थेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये कैलिस्थेनिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, केलियो प्लस एस्थेनिक। केलियो का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे हाथ और यहाँ पे एस्थेनिक यहाँ पे सुंदरता होती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कैलिस्थेनिक्स जो फ्री हैंड एक्सरसाइज के नाम से जानी जाती है में शरीर के वजन से व्यायाम किया जाता है, यानी जो शरीर का खुद का वजन होता है दोस्तों यहाँ पे, उस शरीर का खुद के वजन के साथ ही अपन क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे मार्च करते हैं, मार्च पीटी करते हैं, तो वो यहाँ पे कैलिस्थेनिक के अंदर यहाँ पे आती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 रहेगा, डायर परीक्षण। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, डायर परीक्षण किस खेल से संबंधित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। डायर परीक्षण है वो किस खेल से संबंधित रहेगा, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल। डायर परीक्षण की बात करें दोस्तों अपन, तो किस यहाँ पे खेल से संबंधित रिलेटेड रहने वाला है टेस्ट, वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 के अंदर बताना दोस्तों, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे डायर परीक्षण है वो यहाँ पे टेनिस से रिलेटेड यहाँ पे टेस्ट रहने वाला है। 24 का यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो टेनिस इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो फैक्ट क्या दिया गया है कि विभिन्न खेलों के लिए विशेष दक्षता परीक्षण बनाए गए हैं, यानी अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग यहाँ पे फिटनेस टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, वो यहाँ पे बनाए गए हैं। तो यहाँ पे डाइट टेस्ट है वो टेनिस से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 देखिए दोस्तों, YMCA मद्रास के प्रथम प्राचार्य कौन थे। दोस्तों यहाँ पे YMCA मद्रास की बात कर रहे हैं जिसकी स्थापना 1920 के अंदर हुई थी, 1920 के अंदर।
तो इसके यहाँ पे प्रथम प्राचार्य कौन थे दोस्तों? यहाँ पे एस.सी. बक, पी.एम. जोसेफ, जी.डी. सोंदी या थॉमस बक। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों एस.सी. बक है, वो यहाँ पे YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास के यहाँ पे प्रथम यहाँ पे क्या थे? तो प्राचार्य थे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे पी.एम. जोसेफ है, वो यहाँ पे जो LNIP थी दोस्तों यहाँ पे ग्वालियर के अंदर 1956-57 के अंदर यहाँ पे स्थापना की थी, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय LNIP। उसके यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रथम प्राचार्य थे। जी.डी. सोंदी यहाँ पे ऐसे ही खेलों के जनक थे। थॉमस बक के यहाँ पे क्या रह चुके हैं दोस्तों? IOC के यहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सही आंसर। तो साथ ही में दोस्तों YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1920 में मद्रास चेन्नई में इसकी स्थापना यहाँ पे की थी, जिसके यहाँ पे एस.सी. बक क्या थे दोस्तों? यहाँ पे प्रथम प्राचार्य इसके रहने वाले थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 देखिए दोस्तों। शरीर की मध्य रेखा से दूर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों यहाँ पे शरीर से मध्य रेखा है, यानी मिडिल लाइन की बात करें तो यहाँ पे मिडिल लाइन से अगर कोई शरीर का कोई भी बॉडी अंग यहाँ पे दूर जाता है, दूर की बात कर रहे हैं, दूर जाता है, तो इसकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन। यानी कोई भी अपना अंग है, ये अपने शरीर, मान लो शरीर है, ये अपना हाथ है, तो यहाँ पे मिडिल लाइन से अगर ये दूर जा रहा है, दूर की स्थिति जारी है, तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों? यहाँ पे एबडक्शन यहाँ पे कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, तो एबडक्शन यहाँ पे कहलाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है? तो एबडक्शन में शरीर अंग होते हैं वो शरीर की मध्य रेखा से दूर जाते हैं, मिडिल लाइन से यहाँ पे क्या जाते हैं? दूर जाते हैं। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा, खेल के कैथार्टिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? खेल का एक सिद्धांत है दोस्तों यहाँ पे कैथार्टिक थ्योरी के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। उसके यहाँ पे ध्यान रखना है जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रॉइड, अरस्तु, प्लेटो या विलियम वुड। 27 के अंदर बताना दोस्तों। और सही आंसर रहेगा दोस्तों कैथार्टिक थ्योरी की अगर बात करें अपन, तो इसका ही आंसर यहाँ पे अरस्तु रहने वाला है। कैथार्टिक थ्योरी है यहाँ पे खेल के अंदर, वो यहाँ पे अरस्तु के द्वारा यहाँ पे दी गई है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। फैक्ट क्या दिया गया है? कैथारसिस का अर्थ होता है भावनाओं का शुद्धिकरण, यानी भावनाओं का शुद्धिकरण है वो यहाँ पे कैथारसिस का यहाँ पे अर्थ रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों। एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दोस्तों यहाँ पे एथलीट शब्द की बात कर रहे हैं, उसकी उत्पत्ति है वो यहाँ पे कहाँ से हुई है? फ्रांस, एथेंस, रोम, स्पार्टा, उसके बारे में अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है कि एथलीट जो शब्द है उसकी जो यहाँ पे उत्पत्ति हुई है वो यहाँ पे एथेंस से हुई है। एथेंस से यहाँ पे एथलीट शब्द की उत्पत्ति यहाँ पे मानी जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि एथलीट है वो यहाँ पे कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द? एथलोन से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रतियोगिता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। तो एथलीट सबसे पहले तो यहाँ पे एथेंस से निकला है, और एथलीट शब्द वो कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा के कौन से शब्द है? तो एथलोन शब्द है, इससे निकला है, और इसका अर्थ क्या निकलता है? तो यहाँ पे प्रतियोगिता यहाँ पे होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखे दोस्तों यहाँ पे कि जीएस देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले गए हैं? जीएस देवता की बात कर रहे हैं अपन, भगवान जीएस देवता की बात कर रहे हैं, उसके सम्मान में कौन से खेल खेले गए थे? नीमेन, पाइथेन, इस्थमिन या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे पूर्व एथेंस काल है उसमें यहाँ पे पेन खेल खेले जाते थे दोस्तों यहाँ पे, जिसमें 4 खेल थे, ओलंपस, पाइथेन, इस्थमिन और यहाँ पे नीमेन खेल थे। तो वो किसकी याद में यहाँ पे? तो यहाँ पे जीएस के देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे? क्वेश्चन नंबर 29। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे नीमेन खेल थे दोस्तों यहाँ पे, वो भगवान जीएस देवता के सम्मान में यहाँ पे आयोजित किए जाते थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन फैक्ट भी दिया गया है कि प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में आयोजित होते थे। जो प्राचीन ओलंपिक थे जो यहाँ पे 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुए थे, जो 394 ईस्वी में जाके यहाँ पे बंद हो गए थे, तो वो भगवान ग्रीस में आयोजित होते थे। कौन से? ग्रीस के अंदर यहाँ पे आयोजित होते थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखे दोस्तों यहाँ पे प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? प्लेगरा रोग की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, B5, C या K। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 के अंदर बताना दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
30 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विटामिन B5 की कमी से क्या रहेगा, प्लेगरा रोग रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे विटामिन B3 होता है, उसकी कमी से भी ध्यान रखना है, प्लेगरा रोग यहाँ पे होता है। तो ज़्यादातर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो B5 इसका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, वैसे दो प्लेगरा विटामिन B3 नियासिन की कमी से होता है, तो मैंने बताया तो दोस्तों अगर ऑप्शन में दोनों आए B5 और B3 तो यहाँ पे दोनों आते हैं तो सबसे ज़्यादा अपने को B3 का ऑप्शन यहाँ पे बताना है। अकॉर्ड नहीं आए तो B5 यहाँ पे सिंगल रहेगा और B3 यहाँ पे सिंगल रहने वाला है, दोनों अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताना है। B2 क्या होता है दोस्तों, विटामिन B क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स है, यानी बहुत से विटामिनों का यहाँ पे संग्रह है, ग्रुप है। तो यहाँ पे B2 का नाम बताना है अपने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 और सही आंसर रहेगा दोस्तों राइबोफ्लेविन। B2 को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे रासायनिक नाम तो यहाँ पे राइबोफ्लेविन रहेगा। साथ ही में साइनोकोबाल्मिन है दोस्तों यहाँ पे, वो विटामिन B12 का नाम रहने वाला है साइनोकोबाल्मिन, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है दोस्तों विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32, 400 मीटर दौड़ में पहली बाधा की दूरी कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 400 मीटर दौड़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 400 मीटर बाधा दौड़ होती है जो पुरुष और महिला दोनों के लिए होती है दोस्तों यहाँ पे, मेल एंड फीमेल के लिए। तो उसमें है वो पहली बाधा की दूरी है वो कितनी रहने वाली है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, पहली बाधा की दूरी होती है वो यहाँ पे 45 मीटर यहाँ पे रहने वाली है। यानी स्टार्टिंग लाइन से पहली बाधा और यहाँ पे फिनिश लाइन होती है, उससे देखें तो स्टार्टिंग लाइन से पहली बाधा कितनी रहेगी दोस्तों यहाँ पे 45 मीटर, बाकी बाधा यहाँ पे 35 मीटर रहेगी। और लास्ट वाली फिनिश लाइन से है वो यहाँ पे लास्ट बाधा है वो यहाँ पे 40 मीटर यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे 45, 35 और लास्ट में यहाँ पे 40 मीटर यहाँ पे रहेगी। तो फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट क्या दिया गया है कि 400 मीटर बाधा दौड़ में 10 हर्डल होते हैं। अंतिम बाधा से फिनिश लाइन की दूरी की बात करें अगर अपन फिनिश लाइन की, तो वो यहाँ पे 40 मीटर रहेगी। अंतिम लाइन से फिनिश लाइन से लास्ट हर्डल होती है वो यहाँ पे 40 मीटर की दूरी पे होती है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है। हर्डल होता है उसकी यहाँ पे हाइट पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में हर्डल की ऊंचाई पूछी गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है कि अगर पुरुष की बात करें तो 91.4 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे 400 मीटर हर्डल के अंदर है वो यहाँ पे हर्डल की हाइट यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट दिया गया है कि महिलाओं के लिए 400 मीटर हर्डल की ऊंचाई है वो यहाँ पे 76.2 सेंटीमीटर यहाँ पे रहती है, यानी 76.2 महिलाओं के लिए। और पुरुष की बात करें तो यहाँ पे 400 मीटर के अंदर वो 91.4 रहने वाली है। तो ये आज के दोस्तों यहाँ पे 33 क्वेश्चन लगभग अपन ने सेलेक्ट किए थे। क्लास कैसी लगी वो भी बताइए, कितना स्कोर कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करके जाए दोस्तों। और जल्दी अपन मॉर्निंग सेशन के अंदर थ्योरी की क्लास स्टार्ट करेंगे। कुछ दोस्त बता रहे हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर थ्योरी की क्लास नहीं लेंगे, तो मैं बता दूँ आपको थ्योरी की क्लास लेंगे और लगभग 2 से 2.5 या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अपन 0 से कंप्लीट कोर्स अपन आपको करके देंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, जुड़े रहिए, आपकी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। नेक्स्ट मिलते हैं क्लास में कल तक, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।